तेरी बात मेरी बात, जो करे नजरअंदाज उसका करें हिसाबो किताब। हक के साथ आपकी बात। मून न्यूज का खास कार्यक्रम आपकी बात। नमस्कार, आपकी बात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं युवाओं का देश में पढ़ाई में बढ़ता रुझान। और इस चर्चा में अभी इस समय हमारे साथ सहभागी हैं डॉक्टर अजीत कुमार उपाध्याय और निदेशक हैं हिंदुस्तान कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मथुरा में। और साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं विदेश में शिक्षा लेने वाले प्रांजल शर्मा, प्रबंध निदेशक हैं CF एंड्रूज स्कूल के। बेशक यदि हम बात करें तो आज हमारा देश पढ़ाई लिखाई में लगातार आगे बढ़ रहा है। जहाँ 1947 में हमारे देश में कुल 20 विश्वविद्यालय थे और कॉलेज की संख्या 597 थी, वहीं आज हमारे देश में कॉलेज 43,796 है और विश्वविद्यालय की संख्या 1113 हो चुकी है। लेकिन हम बात करें विदेश में जो युवाओं का रुझान बढ़ रहा है शिक्षा लेने का, तो हम देखें लगभग पिछले 4 वर्षों के आंकड़े देखें तो प्रति वर्ष 20% संख्या बढ़ रही है विदेश में जाकर शिक्षा लेने वालों की, जिसमें 4 देशों में विशेषकर US, अमेरिका, UK, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, जिसमें सबसे ऊपर कनाडा है। इसमें हमारे भारतीय छात्रों का शिक्षा लेने का रुझान काफी बढ़ रहा है। क्या वजह है, क्या कारण है, इस सब पर चर्चा करेंगे अपने कार्यक्रम आपकी बात में। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस समय डॉक्टर अजीत कुमार उपाध्याय और प्रांजल शर्मा। कुछ और पैनलिस्ट जुड़ेंगे शीघ्र ही, हम तब तक वार्ता शुरू करते हैं। डॉक्टर उपाध्याय, आपसे जानना चाहूंगा क्या वजह है, आप भी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आप एक सीनियर आप डायरेक्टर के पद पे हैं, क्या वजह है तो हम देखें भारतीय छात्रों का लगातार रुझान बढ़ रहा है विदेश में जाके उच्च शिक्षा लेने का, क्या वजह मानते हैं? ये जो मेरा अपना जो मानना है वो ये है कि अगर आप, जैसे आपने ये बताया कि पिछले 4 साल में हर साल 20% की वृद्धि इसमें हो रही है। अगर हम 21 और 22 को देखें तो 21 का जो आंकड़ा है और 22 के जो आंकड़े में है उसमें लगभग 68% की वृद्धि हुई है। और जैसा कि आपने 4 देश बताए, US आपने बताया, ऑस्ट्रेलिया बताया, कनाडा बताया, इसमें हमारे भारतीय छात्र जा रहे हैं। अब इसमें एक मूल विषय ये है कि जो अंडर ग्रेजुएट स्टडीज हैं, अगर उनको आप देखेंगे तो उनमें जाने वालों की संख्या अधिक नहीं है। हमारे जो छात्र जा रहे हैं वो पोस्ट ग्रेजुएट और PhD और रिसर्च करने के लिए विदेश का रुख कर रहे हैं। उसका जो मूल कारण एक ये भी है कि हम लोग जो हमारे भारतीय इंडियन जो कॉन्टेक्स्ट है, तो उसमें जो अच्छे विश्वविद्यालय हैं विदेश के, उनसे प्राप्त किए हुए छात्रों को जब उनका एम्प्लॉयमेंट होता है तो एक वरीयता मिलती है और उनको ये भी लगता है कि आपने अगर यहाँ से PhD किया या आपने पोस्ट डॉक किया या आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, तो विद्यार्थियों को ऐसा लगता है कि अगर मेरे पास एक विदेश की डिग्री होगी तो वो कहीं ना कहीं मेरा जो अपना जो एकेडमिक जो प्रोफाइल है, उस एकेडमिक प्रोफाइल में जो है वो कहीं ना कहीं करेगी। एक पहलू ये है इसका। और दूसरा पहलू ये भी है कि हमारे यहाँ जितने IITs हैं, NITs हैं, तो उनकी संख्या सरकार ने काफ़ी बढ़ा दी है। परंतु अगर आज भी हम देखें तो पुराने जो IIT हैं वो 7 IIT हैं और हर छात्र का एक सपना होता है कि पहले मेरे पुराने IIT में मेरा दाखिला हो जाए, परंतु ये संभव नहीं है इतनी पॉपुलेशन को देखते हुए। तो उसमें ये भी होता है कि जिन छात्रों का एडमिशन IITs वगैरह में नहीं हो पाता, खासकर जो पुराने IITs हैं उनमें नहीं हो पाता, तो वो छात्र फिर देश में भी अच्छे संस्थान की तलाश करता है और विदेश में भी देखता है कि विदेश में भी अगर मुझे कोई अच्छा संस्थान मिलता है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और छात्रों का जो इंफॉर्मेशन का जो लेवल है वो काफी, उसमें उनके पास इनपुट रहते हैं और उनको ये पता है कि विदेश में भी कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है, किस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग है, किस यूनिवर्सिटी का कहाँ है। तो वो मतलब अपने कैरियर को लेके काफी उनका प्लानिंग खुद अपने लेवल पे करके
और फिर अपने माता पिता को वो कन्विंस करते हैं, उनको वो बताते हैं कि अगर एक बार आप मुझे 2 साल के लिए या 3 साल के लिए या पोस्ट जॉब के लिए भेजेंगे तो मुझे यहाँ और वहाँ बहुत अच्छा जॉब मिलेगा और मेरा जो कैरियर है वो एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। जी बिल्कुल। हमारे साथ डॉक्टर प्रदीप कुमार गुप्ता और जुड़ चुके हैं। आप प्राचार्य हैं नेमिनाथ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर के 2012 में आपने शुरू किया था और इस समय होम्योपैथी क्षेत्र में काफी नाम कमा चुके हैं। इनसे बात करें उससे पहले हम प्रांजल से जानना चाहेंगे। प्रांजल, आप शिक्षा क्षेत्र में ही कार्य कर रहे हैं और आपने यूके में शिक्षा ग्रहण की है, तो क्या बेसिक अंतर पाया आपने यदि हम बात करें वहाँ की शिक्षा और यहाँ की उच्च शिक्षा में? जी प्रांजल। सर देखिए, मतलब बेसिकली जो हम लोग का इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया में, वो भी आज के डेट में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है। जो फैकल्टी है वो भी बहुत अच्छी है इंडिया में, करिकुलम भी बहुत अच्छा है। जो मेजर प्रॉब्लम है जहाँ पे अभी लोगों का ज्यादा ध्यान नहीं गया है वो है प्रैक्टिकल नॉलेज। प्रैक्टिकल नॉलेज पे हम लोग ज्यादा वर्क नहीं करते। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बच्चों को सिखाएं कैसे सोचना है, ना कि उन्हें ये सिखाएं कि क्या सोचना है। तो वहां पे हमारी जो यूनिवर्सिटीज हैं वो बहुत पिछड़ जाती हैं। जितनी भी टॉप 100 टॉप 200 यूनिवर्सिटीज हैं दुनिया में, दे आर वेरी मच इनटू रिसर्च वर्क में है, डेवलपमेंट में है। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। हम लोग बात करते हैं कोविड के टाइम पे कोविशील्ड का। कोविशील्ड जो ओरिजिनल नाम है उसका है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, जो कि डेवलप की गई है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और ब्रिटिश स्वीडिश कंपनी एस्ट्राजेनेका के साथ में। तो उनकी यूनिवर्सिटीज तो वैक्सीनेशन तक डेवलप कर रही हैं, वैक्सीनेशन तक रिसर्च कर रही हैं। हमारी यूनिवर्सिटीज वही करिकुलम, वही थ्योरेटिकल नॉलेज में लगी हुई हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम रिसर्च वर्क पे ध्यान दें, हम बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज दें, हम उनको डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट के लिए तैयार करें। दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ फॉरेन कंट्री का यूनिवर्सिटी एंड आवर यूनिवर्सिटी। बिल्कुल। हम बात करते हैं डॉक्टर प्रदीप कुमार गुप्ता से, जो होम्योपैथी क्षेत्र में एक बड़ा नाम है। आपने काफी नाम कमाया और पहला इस रीजन में पहला आपने कॉलेज खोला है, होम्योपैथी कॉलेज। डॉक्टर प्रदीप गुप्ता, जैसे प्रांजल बता रहे थे, व्यवहारिक शिक्षा की कमी है हमारे देश में। मेडिकल साइंस की मैं बात छोड़ूं या और टेक्निकल कॉलेज की बात छोड़ूं, हम हायर एजुकेशन बात करें तो हम सिर्फ केवल किताबी ज्ञान तक हम सुनते हुए हैं। रटंत विद्या, एक तरीके से देशी भाषा में कहा जाए, वहां तक सीमित है। आप क्या वजह मानते हैं क्यों भारतीय युवाओं का रुझान बढ़ रहा है विदेश में शिक्षा लेने का? जी डॉक्टर प्रदीप गुप्ता। शायद डॉक्टर प्रदीप गुप्ता तक मेरी बात आवाज नहीं पहुंच पा रही है। उससे पहले मैं अपने दर्शकों को कुछ डाटा बताना चाहूंगा। जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि भारत में विश्वविद्यालयों की संख्या 1113 है, जिसमें कुल मिलाकर 4.2 करोड़ युवा उच्च शिक्षा पा रहे हैं। और 1947 में हमारे देश में विश्वविद्यालय की संख्या 20 थी और कॉलेज 591 थे। भारत का शिक्षा उद्योग 2020 में जहां 117 अरब का रहा, वही अनुमान है कि 2025 में वो बढ़कर 225 अरब की संभावना बता रहे हैं हमारे यहाँ के अर्थशास्त्री। और उच्च शिक्षा की हम बात करें तो 2014 में हमारे यहाँ IIT 16 थे, जो अब 23 हो गए हैं। 2021 में IIM हमारे यहाँ 13 थे, जो अब 20 हो गए हैं। कॉलेज 2017 में हमारे यहाँ 40,026 थे, अब 2021 तक वो 43,796 हो गए हैं। विश्वविद्यालय हमारे यहाँ 2013-14 में 753 थे, जो अब 1113 हो गए हैं। 58 करोड़ भारतीय 5 से 24 आयु वर्ग के हैं, जो विश्व में सबसे अधिक है और शिक्षा के क्षेत्र में नए अवसरों का आधार बन रहे हैं। और 1.12 लाख करोड़ रुपए का शिक्षा बजट रखा गया है, जो पिछली बार से 8% अधिक है। उच्च शिक्षा का 44,094 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं इस वर्ष। और भारत दूसरा सबसे बड़ा ई लर्निंग बाजार है। सबसे बड़ा बाजार अमेरिका है, उसके बाद भारत का नंबर आता है। अब हम बात कर रहे हैं विदेश में पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्रों की संख्या की, तो जो 2019 में 5,88,723 छात्र गए थे,
उच्च शिक्षा लेने, वही 2022 में वो 7,50,365 हो गए और 2023 में वो संख्या बढ़ के 18 लाख हो गई है। डॉक्टर उपाध्याय, ये मैंने मोटा मोटा बताया आपको जो डाटा हमारे पास थे। और जैसा प्रांजल ने कहा, मैं आपसे वही प्रश्न दोहरा रहा हूँ, हमारे यहाँ व्यवहारिक शिक्षा की कमी है, किताबी ज्ञान पे ज्यादा हमारा जोर दिया जाता है। आप खुद एक टेक्निकल कॉलेज के डायरेक्टर हैं, क्या आप सहमत हैं प्रांजल की बात से? जी डॉक्टर उपाध्याय। अभी जो प्रांजल जी ने जैसा बताया, मैं उससे पूर्ण रूप से सहमत हूँ। और मैं इसमें एक चीज और ये कहना चाहूँगा कि ये जो प्रांजल जी ने जो बताया, वो हम लोग यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेजों में भी उसको प्रोजेक्ट वे ऑफ लर्निंग के नाम से जानते हैं। आपने जो भी पढ़ा उसका एक स्मॉल प्रोजेक्ट बनाइए, उसमें आगे जाइए, उसको देखिए, अपना स्किल डेवलपमेंट की बात करिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 के नाम से जिसको जाना जा रहा है, वो एक बहुत ही अच्छा डॉक्यूमेंट है, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। कोविड की वजह से वो अभी एक साल उसमें निकल गया, पर अभी जो जितना इनिशिएटिव विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस ले रहे हैं उसमें, तो उसमें इस हर प्रश्न का क्वेश्चन का आंसर है कि हम प्रोजेक्ट वे ऑफ लर्निंग कैसे बच्चों को सिखाएंगे, कैसे स्किल डेवलपमेंट की बात करेंगे। अगर आप थोड़ा एंशियंट टाइम में जाएं, पुरातन भारत में जाएं, तो हमारी सभ्यता की शुरुआत में आप देखेंगे कि हर आदमी, हर व्यक्ति स्किल था। तो उस टाइम हमने स्किल डेवलपमेंट ये जोर दिया कि आप पढ़िए पढ़िए। तो वो पढ़ाई तो हुई, पर पढ़ाई के साथ साथ हमने स्किल को अपने साथ जोड़ के नहीं रख पाए और पढ़ते चले गए। और जो स्किल डेवलपमेंट है वो किन्हीं कारणों से थोड़ा पीछे छूट गया। और जो कि अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसके अगर 5 कीवर्ड हम निकालें, तो उन 5 कीवर्ड में से प्रोजेक्ट वे ऑफ लर्निंग और स्किल डेवलपमेंट का भी एक फील्ड है। अब क्वेश्चन ये है कि आप कोई भी एजुकेशन की बात करें, चाहे वो इंजीनियरिंग की एजुकेशन हो, चाहे वो कहीं की एजुकेशन हो, अगर आप जो पढ़ा रहे हैं या जो पढ़ रहे हैं और जो इंडस्ट्री या समाज में चल रहा है, अगर उसमें गैप होगा तो आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, चाहे आप इंडिया में पढ़िए चाहे आप बाहर पढ़िए। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो विद्यार्थी बाहर पढ़ते हैं, तो वो हमारे यहाँ के जो विश्वविद्यालय हैं, उन विश्वविद्यालयों का जो सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, जो यूनिवर्सिटीज में सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, वो काफी हद तक चेंज होना शुरू हो गया है और चेंज हो भी रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इनिशिएटिव और लिया है कि आपको ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट का दर्जा देंगे। ऑटोनोमस का मतलब ये है कि आप अपना कोर्स करिकुलम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहोगे। आपका जो लोकल जो एरिया वाइज प्रॉब्लम है, आप जैसे आगरा की हम लोग बात कर रहे हैं, तो आगरा में लेदर इंडस्ट्री है, आगरा में पेठा का उद्योग है, आगरा में और भी बहुत सारी चीजें। तो उसमें ये कहा गया है कि आप अपने पूरे कोर्स करिकुलम में आप ऐसे भी कुछ कोर्स डिजाइन कर सकते हैं जो कोर्स लोकल एरिया की रिक्वायरमेंट को पूरी करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 अगर उसका क्रियान्वयन अगर उसमें अवेयरनेस होगा, तो ये बहुत सारे जो क्वेश्चन उनका आंसर मिलेगा। इस समय हमारे साथ 2 पैनलिस्ट और बढ़ चुके हैं। जैसे मैं बताया था, डॉक्टर प्रदीप कुमार गुप्ता प्राचार्य हैं नई नाथ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर से, और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हैं रवि चावला जुड़े हैं हमारे साथ। रवि चावला आप संत राम कृष्ण महाविद्यालय के आप निदेशक हैं। डॉक्टर गुप्ता, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? डॉक्टर गुप्ता जी जी राजीव क्वेश्चन ये है कि एक आप बेशक मेडिकल साइंस में अभी बात चल रही थी, व्यवहारिक शिक्षा की कमी है हमारे देश में। हमारे देश में किताबी ज्ञान पे विशेष महत्व दिया जाता है, क्योंकि आप मेडिकल साइंस से जुड़े हैं। मेडिकल साइंस में तो व्यवहारिक शिक्षा रहती है। यदि हम और बात करें हायर एजुकेशन की और अन्य स्ट्रीम्स की, तो क्या यही मेन वजह है या और भी कारण है कि भारतीय युवा विदेश में शिक्षा लेने पे ज्यादा रुचि ले रहे हैं? जी डॉक्टर गुप्ता।
देखिए राजीव जी, बात तो ये है कि हम लोग इतने साल कॉलोनियल माइंडसेट से रहे हैं, तो वो कॉलोनियल माइंडसेट अभी भी जारी है। और उसमें क्या है कि पेरेंट्स का प्रेशर बहुत है, अदरवाइज। जी जी, बोले 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 जी, डॉक्टर साहब बोले। जो हमारे आईआईटी हैं वो उनसे अच्छे इंस्टीट्यूट नहीं है, और उसी तरह से जो हमारे मेडिकल इंस्टीट्यूट हैं, जो हमारे एम्स हैं, उतना इंस्टीट्यूट अच्छे दुनिया में कहीं नहीं है। और जो प्रैक्टिकल अप्रोच की बात है मेडिकल साइंस में, तो वो इंडिया के मुकाबले कहीं पर प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं अवेलेबल है। बातें कोई कुछ भी कर रहा हो, बात है। ऐसे ही मैं अपनी साइंस की बात करता हूँ, होम्योपैथी की। होम्योपैथी में इंडिया वर्ल्ड में लीडर है। जिस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर और कॉलेज और फैसिलिटी हॉस्पिटल्स इंडिया में अवेलेबल है, वर्ल्ड में कहीं अवेलेबल नहीं है। तो मुझे जी मेरी साइंस के बारे में पता है, मैं नेमिनाथ के बारे में बात करता हूँ। नेमिनाथ दुनिया का एक होम्योपैथी का एक ग्लोबल हब है नॉलेज का, और इसीलिए पूरी दुनिया से होम्योपैथी डॉक्टर नेमिनाथ में ट्रेनिंग के लिए आते रहते हैं। और बहुत सारे जो प्रैक्टिशनर्स हैं बड़े अच्छे लेवल के, वो लोग खुद अपना नॉलेज अपडेट करने के लिए नेमिनाथ होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज में आते रहते हैं। अभी करंट में अक्टूबर में एक बैच आने वाला है, ऐसा ही नवंबर में आने वाला है, और अभी फरवरी और मई में होकर गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि विदेशों की तरफ बहुत रुझान है। और जैसे कि आप यूक्रेन का देख लीजिए, यूक्रेन वॉर के बाद जितने भी स्टूडेंट वहां फंसे हुए थे, उनका फ्यूचर चौपट हो गया। तो आपके माध्यम से मैं ये बात रखना चाहता हूँ कि अगर मेडिकल में किसी का कोई रुझान विदेश में है तो वो ना जाए, क्योंकि हमारे यहाँ जितनी सुविधाएं अवेलेबल है उतना वर्ल्ड में कहीं नहीं है। ये मैं मेडिकल साइंस की और पर्टिकुलरली होम्योपैथी के बारे में बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, एक चीज और बात जानना चाहेंगे आपसे। यदि हम कोविड के बाद बात करें तो लोगों का काफी रुझान बढ़ा है। हमारे यहाँ की जो परंपरागत चिकित्सा, भारतीय चिकित्सा रही, चाहे वो होम्योपैथ की रही हो, चाहे वो आयुर्वेदिक रही हो, आप चूंकि एक बड़ा शैक्षिक संस्थान चला रहे हैं, तो किस तरह का रेस्पॉन्स आप देखने को आ रहे हैं 2019-20 के बाद? जी डॉक्टर, ये आपने जो प्रश्न बताया एकदम बहुत सटीक है। मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि कोविड के बाद और कोविड से पहले एकदम दुनिया बदल गई है। कोविड में क्या हुआ, सब लोगों ने देखा है कि रेमडेसिविर जिसको गेम चेंजर कह रहे थे, उससे लोगों की डेथ हुई। क्लोरोक्विन जिसको कह रहे थे वो डेथ हुई। स्टेरॉइड जिसको रामबाण माना जाता है उससे डेथ हुई। और ऑन द कॉन्ट्रेरी आयुष पद्धतियों में होम्योपैथी आयुर्वेद लेकर के लोग एकदम मस्त रहे। तो अभी तो पूरा सरकार का ध्यान आयुष के ऊपर है और पब्लिक का ध्यान पूरा होम्योपैथी के ऊपर है। हम लोग कोविड के बाद आपने पूरे शहर में देखा कि होम्योपैथिक हॉस्पिटल ने लोगों की किस तरह से मदद की, किस तरह से आगे बढ़कर आए और किस तरह से परिणाम आए उत्साहजनक। मॉर्टेलिटी बिल्कुल नेग्लिजिबल थी होम्योपैथी में, जबकि ऑक्सीजन भी नहीं थी, और सब असुविधाओं के बावजूद भी लोगों को बहुत अच्छा परिणाम रहा। तो उसके बाद में अब लोगों का रुझान आयुर्वेद और होम्योपैथी की तरफ बहुत जबरदस्त है। मैं होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज का प्राचार्य हूँ, लेकिन मैं आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज भी ऐसी कैंपस में उसका फाउंडर चेयरमैन हूँ। तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे पेशेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स होम्योपैथी और आयुर्वेद में बहुत बिलीव करने लगे हैं। ये एक बहुत गेम चेंजर हुआ है। जी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं रवि चावला, आप डायरेक्टर हैं संत रामकृष्ण कन्या महाविद्यालय शिवपुरी बल्केश्वर के। तो मैं रवि आपसे जानना चाहूंगा, यदि हम बात करें उच्च शिक्षा की, तो एक कारण ये भी माना जा रहा है कि जब से 1 वर्ष पहले जो हमारे यहाँ साझा विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा यानी CUET शुरू हुई है, उस वजह से छात्रों के पास सीमित विकल्प रह गए हैं
उनका एडमिशन नहीं हो पाता, और उस वजह से वो विदेश में जहाँ उन्हें रिजनेबल खर्चे पर शिक्षा मिल रही है वहाँ वो जाना पसंद करते हैं। क्या आप सहमत हैं इस तर्क से? मैं तर्क से दोनों ही चीजें होती हैं। पहले मैं अपने विषय को रख लूं, अगर आप आज्ञा दें तो बीच में। जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद राजीव दीक्षित जी का, जिन्होंने मून टीवी के लाइव कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया। और विदेश में पढ़ाई का बढ़ता रुझान एक बहुत अच्छा विषय भी है। सबसे पहले देखिए कि नई शिक्षा नीति जो आई है उससे शिक्षा जगत की, व्यावसायिक शिक्षा जगत की संभावना बढ़ गई है, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट एक प्रोग्राम आज की डेट में अगर हम बात करें तो वो समाज के लिए और नई जो युवा पीढ़ी के लिए रीढ़ की हड्डी की तरीके से काम कर रहा है। थोड़ा सा अंतर मैं देखता हूँ कि अभी हमारे ही परिवार में से कहूँ या घर परिवार में से ही बीआर कोर्स का जो ड्यूरेशन है फॉरेन में और इंडिया में, वो भी एक इम्पैक्ट है कि जिसकी वजह से फॉरेन भी जा रहे हैं लोग। जैसे बीआर के कोर्स का एक उदाहरण देता हूँ। ऑस्ट्रेलिया में बीआर जो है वो 3 साल में होता है और इंडिया में वो 5 साल में होता है। अभी मेरा कजिन, तो ये एक बड़ा इम्पैक्ट भी है कि अगर समय अगर कम लगेगा भारत में तो भारत की जो युवा पीढ़ी है वो यहीं रुककर पढ़ाई को पूरा करेगी। ये भी एक इम्पोर्टेंट विषय है। दूसरा, रिसर्च वर्क पे भी अगर बात करें तो पहले से रिसर्च वर्क बढ़नी शुरू हो गई है, लेकिन चीज़ों में परिवर्तन धीरे धीरे आता है। नई शिक्षा नीति अभी आई है, उसका क्रियान्वयन होना पूरी तरीके से भी बाकी भी है। तो जैसे जैसे क्रियान्वयन होती जाएगी और परिवर्तन का युग शुरू होता जाएगा। अब बात करते हैं सर CUET की, क्योंकि ये इम्प्लीमेंट हुआ है भारत में और इसके थ्रू हम लोग अपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी में या कहीं पे भी प्रवेश पा सकते हैं। तो इससे बच्चों में रुझान तो बड़ा ही है और इससे पढ़ाई का एक माहौल डेवलप होगा इंडिया में और बच्चों का बाहर जाना रुकना चाहिए। लेकिन अभी भी बाहर जाना लगातार विदेश की पढ़ाई की तरफ जो रुझान है वो चल रहा है। हम लोग सब मिलकर के उसको प्रयास करके रोकेंगे तभी ये रुक नहीं पाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक और जो प्रश्न आता है दिमाग में वो ये है कि छात्र विदेशों में ऐसे कोर्स करना चाहते हैं जो विषय और विशेषज्ञता के विकल्प चुन रहे हैं, जो उद्योगों के अनुरूप और बदलती टेक्नोलॉजी के लिहाज से अपडेटेड है। शायद यही वजह है कि उनकी मंशा ही रहती है कि वो वहाँ जाएंगे, नए नए कोर्सेज वो करेंगे, उनसे उन्हें रोजगार जल्दी मिलेगा। डॉक्टर उपाध्याय और प्रांजल दोनों से मैं जानना चाहूंगा, पहले डॉक्टर उपाध्याय से, क्या इस तर्क में दम है जो यहाँ कहते हैं लोग कि ये वजह है? ये मैंने आपको राजीव जी पहले भी ये बताया था कि एक्चुअली जो आपने कहा वो इसलिए थोड़ा कुछ हद तक सत्य है कि बच्चों को आजकल जो इंटरनेट है और सोशल मीडिया है उस पर काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन बच्चों के पास रहती है और वो कोई भी प्रोफेसर जो इस ग्लोब में यूनिवर्स में कहीं भी है उस प्रोफेसर का प्रोफाइल देखने में 1 मिनट का समय लगता है। तो बच्चे ये भी चेक करते हैं आज की डेट में कि अगर वो कुछ इंस्टीट्यूट में अगर दाखिला ले रहे हैं तो वहाँ जो प्रोफेसर हैं उनका करंट एरिया क्या है, किस एरिया पे वो रिसर्च कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रोफेसर जो एरिया है 2000 का 2005 का उसी पे रिसर्च में उलझे हुए हैं और जबकि अभी बात हो रही है किसी और चीज़ की। तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अभी पिछले साल का 2022 का अगर आंकड़ा हम लोग लें, आपने ही बताया, अभी मैंने वहीं से सुना कि अमेरिका USA में 4,65,000 के आसपास हमारे स्टूडेंट गए और अगर 20 का हम आंकड़ा लें तो पूरे भारतवर्ष में लगभग 49,000 विद्यार्थी भारतवर्ष आए और वो 49,000 में वो भी विद्यार्थी शामिल हैं जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव के तहत आए, स्कॉलरशिप और ये और वो सब। तो अब प्रश्न ये बनता है कि हम अगर अपने विद्यार्थियों को वहाँ जा रहे हैं तो हम ये भी प्रयास करें, क्योंकि भारत विश्वगुरु था और भारत को विश्वगुरु में बनाने में आगे हम लोग अग्रसर हैं, तो हम अपने शिक्षकों को इतना मजबूत करें कि अगर वहाँ से हमारे यहाँ से 4,65,000 वहाँ गए तो वहाँ से 9 लाख हमारे यहाँ है। हम भी अपनी एक्सपर्टीज को इतना डेवलप करें, इतना देखें कि विश्व कहाँ जा रहा है, इंडस्ट्री कहाँ जा रही है, इंडस्ट्री की क्या रिक्वायरमेंट है। ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसका क्रियान्वयन अगर अच्छी तरह से होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी प्रश्नों का जवाब इसमें निहित है। बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट है,
बहुत अच्छी चीजें हैं इसमें, और जिस उद्देश्य से इसको बनाया गया है, ऊपर से आप देखेंगे, अगर आप यू विल पीक फ्रॉम आउटसाइड तो आपको बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत वैसा नजर आएगा, परंतु आप उसमें अंदर जब जाएंगे तो हर चीज में क्लैरिटी है। और ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, अगर ये इम्प्लीमेंट हम लोग करेंगे अपने अपने कॉलेजों में, इंस्टीट्यूट में, तो अपने आप ही सब चीजों का इसमें जवाब निहित है, ऐसा मेरा मानना है। जी बिल्कुल। प्रांजल, आपसे बात करूं, यदि पिछले साल की मैं बात करूं तो 2 लाख सीटें थी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, और जबकि जो पास आउट हुआ था 12th क्लास का वो आंकड़ा था 12 लाख छात्राओं का। तो पहली प्रायोरिटी ये रहती है, हम अपने देश में बात करें कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के किसी ना किसी कोर्स में एडमिशन हो जाए, फिर स्टेट यूनिवर्सिटी में, फिर जो स्टेट यूनिवर्सिटी जो अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटी काम कर रही हैं उसमें, और इनमें भी अगर हम तुलना करते हैं तो फिर हम विदेश में जाना पसंद करता है भारतीय युवा। तो जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, नई शिक्षा नीति से काफी संभावनाएं लग रही हैं। तो हम लोग अपने एजुकेशन सिस्टम को, या जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज काफी बन गई हैं, चाहे वो स्टेट की हो, क्यों नहीं अपने आप को अपडेट कर रहे हैं हम, जिससे कि हमारे यहाँ भी अच्छी और गुणवत्तापूर्ण और रिसर्च की संभावनाएं ज्यादा हो सके हमारी यूनिवर्सिटी। जी प्रांजल। सर एक्चुअली देखिए, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, 5th largest economy, fastest growing promising economy. India has maximum number of universities in the world. US comes at 2nd, China comes at 4th. But major problem जो है वो ये है कि आज भी ना तो top 100 वर्ल्ड के यूनिवर्सिटीज में, ना ही top 200 यूनिवर्सिटीज में इंडिया की एक भी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है। तो एक नए युवा के लिए वो ऐसी यूनिवर्सिटी में चाहता है जिसकी ब्रांडिंग भी हो, जिसका नाम भी हो, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज कर रही हो। आज इतना फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड है, हर दिन कुछ ना कुछ नया आ रहा है, एवरी डे न्यू टेक्नोलॉजी इज गेटिंग इंट्रोड्यूस्ड। तो उस टेक्नोलॉजी को साथ में लेके किस तरीके से हम बच्चों को उस टेक्नोलॉजी का फायदा दिला सकते हैं, वो चीज चाहिए। दूसरा, हम लोग को एक चीज समझना पड़ेगा, जो हमारा मिडिल क्लास है उसका भी पेइंग कैपेसिटी बढ़ रहा है। अब ज्यादा से ज्यादा लोग अफोर्ड कर सकते हैं अपने बच्चों को विदेश भेजना, लोन्स इजीली अवेलेबल है। दूसरी चीज, जो लोग बाहर भेजना चाहते हैं उनका सबसे बड़ा रीजन है रिटर्न ऑन एजुकेशन इज रियली हाई कंपेयर टू इंडिया। वो पार्ट टाइम अपना कोर्स करते हुए पार्ट टाइम में भी यहाँ पे जो वो फुल टाइम में कमा सकते हैं वो सिर्फ पार्ट टाइम में कमा सकते हैं। बाय द टाइम दे फिनिश देयर कोर्स वो अपना लोन भी चुका चुके होते हैं उस पार्ट टाइम काम से ही। तो ये उनके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि जो रिटर्न ऑन एजुकेशन है वो बहुत हाई है कंपेयर टू व्हाट वी गेट इन इंडिया। जी बिल्कुल। डॉक्टर प्रदीप गुप्ता, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि होम्योपैथी का रुझान हमारे देश में तो बड़ा ही है, विदेशों में भी काफी अब वो लोकप्रिय हो रहा है, तो कितनी इंक्वायरीज आती हैं आपकी विदेश में जो छात्र या छात्राएं होम्योपैथी में शिक्षा लेना चाहता हो? जी डॉक्टर। राजीव जी, जैसा कि चावला जी ने बोला अभी, वो बहुत वैलिड प्रश्न बताया। इंडिया में क्या है, एजुकेशन बहुत लेंथी है। पूरी दुनिया में होम्योपैथी का 5.5 वर्ष का कहीं पर पाठ्यक्रम नहीं है ग्रेजुएशन का। तो ये एक मेजर सब्जेक्ट है जिसपे गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। यहाँ तक कि जो एलोपैथी के भी पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं वो 6 साल में हो जाते हैं विदेशों में, 4 साल का अंडर ग्रेजुएट। और हमारे यहाँ क्या है कि 5.5 साल का ग्रेजुएशन है तो उसमें 6 साढ़े 4 साल लग जाते हैं। उसके बाद 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन, तो 10-11 साल में आदमी पोस्ट ग्रेजुएट हो पाता है। तो एक ये मेजर इशू है जिस पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। लेंथी करने से ऐसा नहीं होता है कि क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, उल्टा हो रहा है कि जब हम ग्रेजुएट हुए थे तो उस समय 4.5 साल में ग्रेजुएशन होता था, वो ज्यादा बेटर था। अभी के मुकाबले 5.5 साल में हो रहा है। और हम जब पोस्ट ग्रेजुएट हुए तो उस समय 2 साल का पीजी था, अभी 3 साल का हो रहा है। दोनों में पहले ज्यादा अच्छा था, ज्यादा पढ़ाई होती थी, अभी उतना सिलेबस नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐड हो गई। पर फिर भी हमारे पास जो इंक्वायरी आती हैं वो मेनली आती हैं जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड,
इसके अलावा जो कुछ अपना साउथ एशियन कंट्रीज हैं, मेनली उसमें नेपाल से बहुत आती हैं, बांग्लादेश से बहुत इंक्वायरी जाती हैं, पाकिस्तान से भी आती हैं, पर वो सब मैटेरियलाइज नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमारे यहाँ जो एडमिशन है वो नीट के थ्रू है और वो लोग नीट में अपेयर होते नहीं है, चाहे वो यूजी नीट हो चाहे पीजी नीट हो, और उनके लिए एक फैसिलिटी है कि वो अपना गवर्नमेंट के थ्रू गवर्नमेंट को अप्रोच करें और वो हो जाए, लेकिन वो अभी तक किसी भी कॉलेज में ऐसा कोई भी नियम हो नहीं पाया है। बहुत सारे बच्चे कई साल से नेमिनात में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, लेकिन वो प्रोसेस उतना लेंथी है गवर्नमेंटल पोजीशन का कि वो डायरेक्ट एडमिशन उनका हो नहीं पा रहा है, और हम एडमिशन ले नहीं सकते हैं क्योंकि हमारी काउंसलिंग केवल गवर्नमेंट के हाथ में सेंट्रलाइज हो गई है। तो ये एक बहुत वायलेट इशू है, अगर आपके चैनल के माध्यम से पहुंचेगा और इसमें सुधार हो जाएगा तो बहुत सारे विदेशी लोग यहाँ आना चाहते हैं। अभी रिसेंटली मैं वियतनाम गया था, वहां बहुत सारे लोगों ने इंटरेस्ट हो किया, लेकिन समस्या यही आ रही है कि वो नीट कर नहीं सकते और गवर्नमेंट के थ्रू आना बड़ा डिफिकल्ट हो रहा है प्राइवेट कॉलेज में। थोड़ा बहुत आईओएस के रूप में गवर्नमेंट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी है या कुछ और ऐसी जगह वहां पे 2-4 एडमिशन दे देते हैं सारे कंट्रीज को, लेकिन बाहर के लोग अभी नहीं आ पा रहे। ये एक समस्या है। अगर इसकी ओपन पॉलिसी हो जाए तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी मात्रा में होम्योपैथी की तरफ आएंगे, क्योंकि दुनिया में होम्योपैथी 35% पर ईयर के हिसाब से बढ़ रही है, तो बहुत सारा रुझान है होम्योपैथी का। थाईलैंड के बहुत सारे स्टूडेंट इंडिया आकर के होम्योपैथी सीखना चाहते हैं, लेकिन वो एडमिशन नहीं हो पा रहा है, ये समस्या है। जी बिल्कुल। रवि चावला, आपसे जानना चाहूंगा, ये नई शिक्षा नीति की बात चल रही है, नई शिक्षा नीति लागू हुई है, तो उसमें क्या संभावनाएं देख रहे हैं आप लोग की? कितना हमारे छात्रों के बीच नई शिक्षा नीति का प्रभाव से वो उनको लाभ मिलने वाला है? जी रवि चावला। उपाध्याय जी अभी इस समय नहीं है, लेकिन उन्होंने एक बात बहुत अच्छी बोली थी, आ गए। नई शिक्षा नीति का एक बहुत अच्छा मोटिव है, वहाँ टीचर नहीं है, वह सिखाने वाला है, वह स्टूडेंट नहीं है, वह सीखने वाला है। तो जो पहले दिन से प्रैक्टिकल टीचिंग स्टार्ट हुई है, मतलब जिसे हम बोलेंगे प्लेवे से स्टार्ट हुई है प्रैक्टिकल टीचिंग, और जो अंत तक चली है स्किल डेवलपमेंट के थ्रू, तो उसके तहत ही सारा काम करना है हम लोगों को। तो शुरुआत से ही जब स्किल्स डेवलप होता चला जाएगा, तो जैसे बोलते हैं कि शुरुआत भली तो अंत भला, तो जो बच्चा 12th के बाद निकलेगा तो वो ऐसा परिपक्व होगा कि 12th के बाद ही वो स्किल्स के थ्रू अपनी जो उसको जीवन यापन करना है, जिसे हम बोलेंगे, अभी प्रांजल जी कह रहे थे कि अपनी शक्तियों को बढ़ाएगा और जितना जल्दी कमाना शुरू कर देगा, तो रिटर्न टू करेगा, उतने हिसाब से उसका अच्छा काम चलेगा। तो सारा काम जितना स्किल पे करेंगे उतना बेहतर है हमारे लिए। नई शिक्षा नीति केवल स्किल पे ज़्यादा ध्यान दे रही है, और होना भी ये चाहिए कि आगरा में अगर जूता उद्योग है तो जूता बनाने वाले कारीगर जितना अच्छा जूता बनाएंगे उतना अच्छा वो अपनी जीविका को कर पाएंगे, और इसलिए नई शिक्षा नीति पे जितना हम क्रियान्वयन करेंगे स्किल पे उतना अच्छा हमारे लिए बेटर रहेगा। जी बिल्कुल। डॉक्टर उपाध्याय, यदि बात करें तो एजुकेशन जो लेता है छात्र या छात्रा, उसका मकसद यही होता है रोजगार पाना, और नई शिक्षा नीति कुछ संभावनाएं दिखा रही है, तो क्या उम्मीद करें कि इसके रिजल्ट हमें कितने वर्षों में मिलने शुरू हो जाएंगे यदि इसका प्रॉपर इम्प्लीमेंट हो गया तो? देखिए, जैसा कि अभी प्रदीप सर ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि इसमें जो हमारा कोर्स कंप्लीशन जो टाइम है ना, वो अगर हम विदेशों से कंपेरिजन करेंगे तो वो काफी थोड़ा ज्यादा है, और ये जब डिजाइन किया गया था उस समय यहाँ कुछ लिमिटेशन थी अपने। अभी क्या हो गया कि वो लिमिटेशन तो ओवरकम हो गई, बट उस रेशियो में हमने वो टाइम पे कोई ध्यान नहीं दिया। हमें यही लगता है कि जैसे पहले था वैसे ही अब है, परंतु अब क्या होता है कि अगर बहुत ज्यादा लंबा समय आप अगर रखेंगे तो स्टूडेंट को एक बोरियत टाइप से, या स्टूडेंट को उतना एनर्जेटिक वो नहीं अपने को रख पाता। तो इसमें मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, ये बीटेक का अगर कोई प्रोग्राम है बीटेक, तो बीटेक के प्रोग्राम में एक बहुत अच्छी बात उसमें है, अगर वो इम्प्लीमेंट हो और हम लोग उस पर ध्यान दें और बच्चे भी ध्यान दें, कि वो जो टोटल जो डिग्री कंप्लीशन करने का जो समय है वो मैक्सिमम उसमें 8 साल का है।
और कोई भी जो डिग्री होगी वो आपको एज ए रेगुलर डिग्री ही मानी जाएगी, वो पार्ट टाइम कॉरस्पॉन्डेंस वो नहीं मानी जाएगी। अब उसमें बहुत अच्छी बात क्या है कि आपने बीटेक फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, सपोज कंप्यूटर साइंस में या मैकेनिकल में, अब आपको ऐसा लगता है कि आप आगरा में पढ़ रहे हैं और जो मशीन आपको पढ़ाई जा रही है वो मशीन आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आपने क्या किया कि कॉलेज में एक एप्लीकेशन दी और ये कहा कि मैं अब 1 साल के लिए ट्रेनिंग पे जाना चाहता हूं। तो आप 1 साल के लिए उस जो थोड़ा बहुत आपने समझा है, सीखा है, उसको स्किल अपना एक्वायर करने के लिए उस तरह की इंडस्ट्री में आप जाइए और वहां से ट्रेनिंग सर्टिफिकेट कॉलेज में आप दे दीजिए, तो कॉलेज उसको क्रेडिट मानेगा। और इसके लिए एक बहुत अच्छा टर्म है उसमें, जो एकेडमिक क्रेडिट बैंक है। बच्चे का जैसे हम लोगों का पासबुक रहता है, आप कभी भी पैसा उसमें जमा कर दीजिए तो वो आपके अकाउंट में ही जाएगा। तो वो क्या होता है कि जितने क्रेडिट आप वहां से अर्न करेंगे उतने क्रेडिट आपके अकाउंट में जमा हो जाएंगे। अब आजकल क्या हो गया है कि एक कोर्स में अगर आप फेल हो गए तो आप फेल हो जाते हैं तो बड़ा हतोत्साहित होते हैं कि मैं कोर्स नहीं कर पाया, मैं ये नहीं कर पाया। न्यू एजुकेशन जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें फेल शब्द नहीं है। वो ये कहते हैं कि 164 क्रेडिट का पूरा बीटेक प्रोग्राम है। अगर आपने 16 क्रेडिट किए तो कॉलेज आपको मोटिवेट करेगा कि 2 क्रेडिट कहीं से और कर लो, हम आपको बीटेक तो नहीं दे पाएंगे पर आपको एक सर्टिफिकेट कोर्स दे देंगे। जो आपने जितना काम किया है, आप इंडस्ट्री में गए, आप यहाँ गए, तो आपका जितना क्रेडिट होता जाएगा, एनी टाइम आप अपने को अगर पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो वो आपके ऊपर लाइबिलिटी नहीं है। आपको 18 क्रेडिट हो गया, आपको सर्टिफिकेट कोर्स मिल जाएगा, आपका क्रेडिट और बढ़ा, आपको डिप्लोमा का कोर्स मिल जाएगा। आपने क्रेडिट पूरा कर लिया बीटेक का और उसका मैक्सिमम टाइम लिमिट जो है वो 8 साल का है। उसके पीछे उद्देश्य ये रखा गया है कि जो हम पढ़ते हैं, जो हमने पढ़ा, वो हमें अगर हम देख लेंगे, अगर कोई चीज मैं अगर पढ़ रहा हूं तो उसे भूल जाता हूं, अगर मुझे कोई बता रहा है उसे भी भूल जाता हूं, परंतु मैं जो चीज अपने हाथ से कर लेता हूं उसे जिंदगी में नहीं भूलता। ये स्किल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसमें ये है कि जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो टेंजेबल, मतलब टच करना है आपको अपने हाथ से, आपको छू के देखना है वो चीज क्या होती है। अगर कोई सॉफ्टवेयर है तो उसका प्रोग्रामिंग पूरी करनी है, फ्लो चार्ट अपने बनाने हैं, मैकेनिकल है उसकी मशीन देखनी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है उसका आईसी देखना है। अगर आप चीजों को देख लेंगे, आप चीजों को टच करेंगे, आप वहां जाएंगे, आप इंटरेक्ट करेंगे, तो आपका प्लेसमेंट या एम्प्लॉयमेंट जिसे हम बोलते हैं उसको कोई रोक नहीं सकता। अभी प्रॉब्लम ये थी और अभी भी प्रॉब्लम है कि जो चीज हम पढ़ते हैं उन चीजों को, ज्यादातर चीजों को हम देख नहीं पाते, टच नहीं कर पाते, टेंजेबल वे में उनको जानते ही नहीं। अब जब हम कहीं नई इंडस्ट्री में जाते हैं तो उनको देख के, क्योंकि हम फेमिलियर तो है नहीं उनके, तो हमारा कॉन्फिडेंस वो नहीं आ पाता जो आना चाहिए। और जो कंपनी वाले लोग हैं वो हमें ये समझते हैं कि इन बच्चों को कॉन्फिडेंस ही नहीं है। कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं है कि उनका प्रोजेक्ट वे ऑफ लर्निंग नहीं था। वो प्रोजेक्ट वे ऑफ लर्निंग का कॉन्सेप्ट हमने रखा ही नहीं, हमने स्किल डेवलपमेंट का रखा ही नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, अगर इसका क्रियान्वयन ऑनेस्टी, ईमानदारी से और ढंग से हो जाए तो ये हर क्वेश्चन का जवाब देगा। बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर साहब। मैं अब रवि और प्रांजल से बड़े संक्षेप में जानना चाहूंगा, नई शिक्षा नीति जैसे डॉक्टर उपाध्याय ने बड़ा सही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। हम लोकल इज वोकल की बात तो करते हैं, लोकल डिमांड की बात करते हैं। स्टेट यूनिवर्सिटीज काफी खुल रही हैं, हर जिले में लगभग 1, 2, 2, 3 स्टेट यूनिवर्सिटी खोल रही हैं। तो जो उस डिस्ट्रिक्ट की प्रोडक्ट्स हैं, जैसे हम फॉर एग्जांपल आगरा की बात करें तो यहाँ का जूता मशहूर है, यहाँ का पेटा मशहूर है, यहाँ का मार्बल शिल्प काफी मशहूर है। इससे जुड़े हुए कोर्सेज यदि दें तो रोजगार भी मिलेगा, रोजगार भी बढ़ेगा और छात्रों की स्किल भी डेवलपमेंट होगी। इस तरह के कोर्सेज क्यों नहीं डिजाइन करती जो स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं? पहले रवि जी। आगरा में अभी क्योंकि इसी वर्ष प्राइवेट यूनिवर्सिटी का पदार्पण हुआ है, तो ऐसी उम्मीद करते हैं कि ऐसे कोर्सेज जो, क्योंकि नए कोर्सेज हैं 3 जो आपने बताए हैं, इसमें और भी चीजें जोड़ सकते हैं क्योंकि आगरा में बहुत सारी चीजें हैं, तो वो लेके आएंगे जी। हाँ जी, लेकिन ऐसी उम्मीद विदेश में शिक्षा ली है, यूपी में शिक्षा ली है, वहाँ का जो मॉडल था वो उसको यहाँ किस तरह से अपने देश में अपडेट किया जा सकता है, अपग्रेड किया जा सकता है?
जी प्रांजल। सर बेसिकली क्या होता है, हम जब प्रैक्टिकल नॉलेज की बात करते हैं, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक माइंड ब्लॉकेज है, हम ना आके या तो मेडिकल साइंस तक या फिर इंजीनियरिंग इन तक ही अटक जाते हैं। बट जहां तक मैं देखता हूं और समझ पाता हूं, हर चीज में प्रैक्टिकल नॉलेज होना जरूरी है। हम जैसे मैं एमबीए कर रहा था कार्डिफ यूनिवर्सिटी से, तो हम लोग के टाइम पे देयर वाज अ वर्चुअल सिमुलेटर जहां पे हमको एज अ मैनेजर अपने आप को प्रेजेंट करना था। हमारे 5 लोगों का टीम था, वी वर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, हर किसी को एक एक कंपनी दिया हुआ था, और उस सिमुलेटर में हम जो भी अपडेट करते थे उससे हमें रिजल्ट्स मिलते थे कि हमारा जो आउटकम है वो क्या है, जो कि मैं अभी किसी भी कॉमर्स के कॉलेज में देखता हूं तो मुझे यहाँ पे वो चीजें नहीं नजर आती हैं। तो टेक्नोलॉजी को साथ में लेके चलने की बहुत आवश्यकता है। हम जो वहां के जो फैकल्टी है वहां पे सिर्फ टीचिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट, टीचिंग एंड रिसर्च, वो चाहे हम कॉमर्स फील्ड की बात करें, चाहे आर्ट्स फील्ड की बात करें, साइंस की बात करें या मेडिकल साइंस की बात करें, हर जगह टीचर के लिए, फैकल्टी के लिए रिसर्च बहुत जरूरी है। जैसे अभी आपने बोला कि आगरा में जैसे हमारा शू इंडस्ट्री है, तो आगरा में भी कितने सारे कॉमर्स इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन उन टीचर का ध्यान जो बुक में है उस पे तो है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर वो आगरा में जो शू इंडस्ट्री है तो काफी सारा रोजगार, काफी सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है आगरा में ही। लेकिन अभी कॉलेजेस का उस तरफ ध्यान ही नहीं है, फैकल्टी का उस तरफ ध्यान ही नहीं है। वो आते हैं, जो बुक में है वो उनको पढ़ाते हैं एंड देन दे जस्ट मूव ऑन। लेकिन अगर हम रिसर्च करें इस पे कि हम किस तरीके से अपने बच्चों को, बजाय कि वो विदेश में जाए या किसी और प्रदेश में जाए, क्यों ना उनको यही एम्प्लॉयमेंट जनरेट कराया जाए, उसके लिए कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन विद द करंट इंडस्ट्री बहुत ज्यादा आवश्यक है। जब तक शू इंडस्ट्री से जो हमारे जो करंट कॉलेजेस हैं उन दोनों में आपस में आदान प्रदान नहीं होगा इंफॉर्मेशन का, टीचर को नहीं पता, बच्चे को नहीं पता कि अगर मेरे को एक शू इंडस्ट्री में, एक अच्छी शू इंडस्ट्री में जॉब चाहिए तो मुझे क्या क्या होना चाहिए, मेरे पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन पता है, लेकिन क्या उसको प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है एम्प्लॉयर की, ये नहीं पता। तो वो एक अच्छी फैकल्टी, एक अच्छे कोर्स से डेफिनेटली पता चल सकता है कि भाई उन बच्चों को विजिट कराया जाए उन शू फैक्ट्रीज में, जो एम्प्लॉयर्स हैं उनसे कांटेक्ट किया जाए कि आपकी इंडस्ट्री में क्या डिमांड करती है आपकी इंडस्ट्री, व्हाट काइंड ऑफ एम्प्लॉयज यू आर लुकिंग फॉर, और उसी पैटर्न पे उन बच्चों को तैयार किया जाए। दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल। जैसे शू इंडस्ट्री है, और भी ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं आगरा में विच आर बूमिंग, तो उन सबसे कोऑर्डिनेट करके उनके हिसाब से हम आज की डेट में उन बच्चों को तैयार कर सकते हैं जिनको ना देश छोड़ना पड़े और ना ही विदेश जाने की जरूरत पड़े। बिल्कुल सही कहा आपने प्रांजल। तो दोस्तों, ये हमने जानने का प्रयास किया अपने कार्यक्रम आपकी बात में कि भारतीय छात्रों का, भारतीय युवाओं का विदेशी में शिक्षा लेने का रुझान क्यों बढ़ रहा है। आप इस चर्चा में हमारे साथ सहभागी रहे, आपके अमूल्य सुझाव और नए एक दिशा देने के प्रयास किया। फिर मुलाकात होगी दोस्तों नए विषय पे, नए पैनल के साथ। तब तक के लिए आगे दिए नमस्कार। आपको हमारे साथ चर्चा में सहभागी रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तेरी बात मेरी बात, जो करे नजरअंदाज उसका करें हिसाबो किताब। हक के साथ आपकी बात। मून न्यूज का खास कार्यक्रम